नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों को 5 आईईडी के अलावा विस्फोटक सामग्री बरामद। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर होगा मंथन। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल कर कानून को बताया पूरी तरह संवैधानिक। संभल में स्कूलों की मनमानी पर कसा शिकंजा। डीएम ने 33 स्कूलों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। अभिभावकों ने दर्ज की थी शिकायत। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन। प्रतियोगी तैराकी, निशानेबाजी और फुटबॉल में जोर आजमाइश करते आएंगी नजर। और अब समाचार विस्तार से। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। विशेष अभियान समूह एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर जंगलों में छिपे एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों को 5 आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बरामद हुए हैं। इसमें पाउडर के रूप में कुछ विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण, कपड़े और कुछ अन्य सामग्री भी मिली है। बम निरोधक दस्ते ने सभी आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह ठिकाना किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान अभी भी जारी है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। अपनी खींच मिटाने के लिए एलओसी पर वो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारतीय सेना भी तुरंत और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में कुलगाम जिले के टांगी मार्ग गांव के इम्तियाज अहमद मगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों के अनुसार पूछताछ के आधार पर उसे आतंकियों के एक ठिकाने पर ले जाया जा रहा था। उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया और विश्व नदी में कूद गया। पानी के बहाव के कारण वह दरिया में बह गया। ये पूरा घटनाक्रम एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। युवक का शव बाद में अहरबल इलाके में नाले से निकाला गया है। चिनाब नदी पर बने भारत के आखिरी बांध सलाल बांध के गेट फिर से बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के तहत लिया गया। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने सही समय पर इसका करारा जवाब दिए जाने की बात भी कही। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वही दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा।
भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर आज यूएनएससी की बैठक होगी। पाकिस्तान के अनुरोध पर हो रही मीटिंग में दोनों पक्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सीमा पर तनाव पर अपनी बात रखने का एक मौका होगी। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा था, ये एक सैद्धांतिक स्थिति है। हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं। दूसरी तरफ हम इलाके में बढ़ रहे इस तनाव के बारे में चिंतित हैं। और आइए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र। अश्वनी से बात करते हैं। अश्वनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चेनाब नदी पर बने सलाल बांध के गेट को फिर से बंद कर दिया गया है और भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है ताकि पाक शायद अपनी जो एक घिनौनी हरकत है उससे बाज आ सके, उसको इसका एहसास हो सके। देखिए, भारत ने एकदम साफ कर दिया है रेशमा कि यहाँ पे खून बहे और पाकिस्तान के लिए फ्री में पानी बहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ खून बहे और वहाँ हमारी दरियाओं का पानी बहेगा। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत को पूरा अधिकार है कि अपने जल का जो उपयोग है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करे, अपने डैम को अपने तरीके से पुनर्निर्मित करे, अपने डैम को वो नए तरीके से विकसित करे। और उसी क्रम में अगर देखें तो सलाल जो है चेनाब पर बना हुआ जो हमारा बांध है वो रन टू रिवर डैम है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो डैम है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दरिया का जो पानी है वो अभी जितना भारत उपयोग करने के भारत जितने अधिकार रखता है, दरिया में पानी कम है, दरिया में काफ़ी कम जो है इस समय वो है फ्लो है। तो ये फ्लो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ेगी। और निश्चित तरीके से भारत को जो 80% अपने जल का उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को भारत ने दिया था, महज हम सिंधु, चिनाब और झेलम के 20% जल का ही उपयोग करते थे। भारत इस पूरे जल का उपयोग कर सकेगा और उसी क्रम में जब सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है तो भारत अपने बांधों के पुनर्निर्माण के लिए, अपने बांधों के उपयोग के लिए, अपने जल के उपयोग के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और उसी का प्रभाव दिख रहा है, उसी का प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने यूएनएससी में गुहार लगाई है। जी, इम्तियाज़ अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो हम तक ना पहुंच पाए, भारत इसके बारे में ना जान सके और शायद इसीलिए वो पानी में डूब गया ताकि सारे जितने भी शवाहिद थे वो ख़त्म किए जा सकें। रेशमा, कुलगाम की ये घटना है। कुलगाम की घटना में ये इम्तियाज़ मरगे जो है इसने वहाँ के स्थानीय आतंकवादियों को मदद मुहैया कराई थी, ऐसा उसने स्वीकार किया था। उनको भोजन सप्लाई करना, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करना, उनको अन्य सुविधाएं फराहम करना, वो वहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करता था। पूरे घाटी में सब ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के खिलाफ करारा जो है अभियान चल रहा है। इसी क्रम में वो एक हाइड आउट को दिखाने के लिए जा रहा था जो आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने होते हैं और उसी बीच में मौका पाकर वो दरिया में कूद गया भागने के फिराक में और अफसोसनाक तरीके से उसकी मौत हुई, जिसमें उसकी लाश भी बरामद की गई है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, इन्हीं तरीके की घटनाओं को सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान समर्थक लोग और पाकिस्तान की तंत्र जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम करने के लिए दिखाता रहता है। सोशल मीडिया पर इस तरीके के जब वायरल वीडियोस आते हैं तो उसमें बताया जाता है किस तरीके से किसी निर्दोष आदमी को मार दिया गया, आम शहरी था उसको मार दिया गया, जिससे कि यहाँ की फिजा में कहीं ना कहीं जो है बैमनस घोला जा सके। बिल्कुल, आज यूएनएससी सुरक्षा बल उसके साथ जा रहे थे, वो सुरक्षा बलों को हाइड आउट दिखा रहा था और उसमें वो खुद ही भागकर उसने अपनी जान गंवाई है। और जैसा कि आप करें, यूएनएससी में आज बैठक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो है उसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान भी समय अस्थायी सदस्य, उसने गुहार लगाई है। और ग्रीस जो कि मई के महीने में अध्यक्षता कर रहा, उसने इसके पहले भी परमानेंट मेंबर जो ग्रीस के हैं उन्होंने कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम रहा है। आज देखना दिलचस्प होगा कि 10 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य, इन सब का क्या रुख होता है। पाकिस्तान को अगर यह है कि कुछ देश उसके समर्थन में है तो भारत का भी ये इतिहास है कि समय की शिला पर हस्ताक्षरित किए हुए हमारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं जिन्होंने हर मौके पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के हितों की रक्षा की है। तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस पर दूध का दूध, पानी का पानी होता भी आज दिखेगा।
बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से ऐसा कोई भी आतंकवादी हमला या ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकत करता है और अपना जो नापाक चेहरा है उसे बार बार दिखाता है। और आज यूएनएससी की जो बैठक होगी उसमें भी इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ ये कहें कि रोज़ाना तकरीबन देखा जाए तो सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो एक डर या खौफ बैठा हुआ है वो भी इसको दर्शा रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की, नेताओं की, सेना के अधिकारियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। सूचना मंत्री रात में आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रातों रात जो है एनएसए नया बना दिया जाता है, आईएसआई का जो चीफ होता है उसको वो दिया जाता है। आज पाकिस्तान के एक असेंबली की बैठक है, नेशनल असेंबली की, जिसमें वो कोशिश करेंगे अपनी सियासी एकजहती को साबित करने का, लेकिन वो तार कल ही हो चुकी है जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने, इमरान खान की पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। अलग अलग अंदरूनी उसके अपने सियासी मुश्किलात हैं। उन सियासी मुश्किलात में पाकिस्तान को अपना घर संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कंगाल होता पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान, उसकी कहीं ना कहीं कोशिश होती किस तरीके के कायराना बर्बर पीठ में छुरा घोंपने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को प्रश्रय देते हुए वो ऐसी हरकतें करता है कि पाकिस्तान कश्मीर की घाटी में खलल पैदा कर सके, पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रुख दे सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा उसकी किरकिरी होती है। आगे भी वो दिखेगी। भारत राजनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, आर्मी के लेवल पर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, डिप्लोमेटिक अफेयर्स में हर तरीके से पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है और निश्चित तौर से उसको इस अपनी करनी का भुगतना पड़ेगा कि किस तरीके से एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है। और इसी वजह से आज यूएनएससी की जो बैठक होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर से देखिए, यूएनएससी में 5 वीटो पावर रखने वाले स्थायी सदस्य हैं। चीन का स्टैंड बहुत स्ट्रांग एंड क्लियर है, उसने सदाबहार दोस्त बताया है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि भारत के सदाबहार दोस्त की नहीं, भारत के टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, भारत के अन्य ऐसे दोस्त हैं, चाहे वो यूएनएससी के परमानेंट स्थायी सदस्यता रखने वाले देश हो या फिर उस 10 अस्थायी सदस्यों में के देश हो या फिर दुनिया की अन्य बिरादरी हो जो कि यूएनएससी को बनाती है। और ये मौका यूएनएससी के लिए भी होगा, यूनाइटेड नेशंस को भी ये दिखाना होगा कि किस तरीके से निर्दोष लोगों की अगर हत्या की जाती है तो उसको किसी तरीके का डिप्लोमेटिक कवर नहीं दिया जा सकता है, उसको किसी भाषाई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। इसके पहले जैसा कि मैंने कहा कि मई के महीने में जो ग्रीस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक बयान में कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम है। तो दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद भेजता है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। अब जबकि भारत और पाकिस्तान के संबंध इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि पूरी दुनिया इसको कहीं ना कहीं बहुत गौर से देख रही है, तो पाकिस्तान एक भभकी देता है, गीदड़ भक्ति देता है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि भारत एक परमाणु संपन्न सक्षम राष्ट्र होने के साथ साथ एक जिम्मेदार राष्ट्र है। हम पहले परमाणु हमले का इस्तेमाल न करने की हमारी नीति रही है, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको केवल डराने के लिए, धमकाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गुहार लगाने के लिए, अपनी चीख पुकार सुनाने के लिए बताता है कि हमारे पास एटमी हथियार है। भारत कभी परमाणु हथियार की धमकी किसी को नहीं देता है। पाकिस्तान एक ही सुर में शुरुआत से ही किसी भी कार्रवाई के पहले से ये शुरू कर देता है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींच सके, लेकिन उसमें उसकी किरकिरी होती है, वो बेनकाब होता है, आगे भी बेनकाब होगा। यानी ये कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर पाकिस्तान की निंदा हो रही है, बावजूद इसके पाकिस्तान अपने आतंकवादी जो उसका एक घिनौनी हरकत है उनसे बाज नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्ष वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। हालिया वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान में मजबूती आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर साझा दृष्टिकोण से भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में।
सचदेवा जी भी अपनी बात रखेंगे। मंच पर इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भाजपा के महामंत्री श्री विष्णु मित्तल जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के ओबीसी के नेता आकिब रशीद जी भी हैं, और माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी अनीस जी भी हमारे साथ हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात इनको रखो। आकिब जी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की आज इस प्रेस वार्ता में, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी डिटेल से इसमें आपके सामने चर्चा रखेंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वक्फ अधिनियम 2025 पारित होने के बाद देश में विपक्ष द्वारा लगातार विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को अटकाने, लटकाने, भटकाने और भड़काने की जो एक प्रथा हमेशा से चली आई है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना, और हमेशा जब जब मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में कोई रिफॉर्म्स की बात करी है तो उसको एक मजहब का चश्मा लगाकर मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश की गई है। देश गवाह है इस बात के लिए कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था उस वक्त देश के मुसलमानों को यह समझाया गया विपक्ष द्वारा कि ये आपकी नागरिकता लेने का कानून है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्लियामेंट के पटल पर अनेकों स्थान पर यह कहा गया कि इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये सिद्ध भी हुआ। ठीक उसी प्रकार से पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में 3 तलाक पर कठोरता से प्रतिबंध था, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम महिलाओं को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने की अपनी रणनीति के तहत इस देश में 3 तलाक पर पाबंदी नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज में ये रिफॉर्म्स का कार्य किया तो उस समय भी मुसलमानों को मजहब का चश्मा लगाकर ये समझाने की कोशिश की गई कि ये मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजने का अभियान है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज ये वक्फ अधिनियम 225 में जब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए तो मुस्लिम समुदाय को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपकी दरगाह है। भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि यह कानून पूरी तरह संवैधानिक है, संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामों में सरकार ने दावा किया है 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ, जैसे कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा, जिनमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में, जहां भूपेंद्र यादव बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत के लिए प्रगतिशील सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ट्रांसपेरेंसी और जेंडर इक्वलिटी को लेकर के अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। वर्तमान में संसद के द्वारा पारित वक्फ का कानून उस प्रगतिशील यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वक्फ में परिवर्तन की बात कोई पहली बार नहीं है। वक्फ एक्ट आने के बाद समय समय पर उस पर परिवर्तन होते रहे हैं और जो 2013 में भी अंतिम बार परिवर्तन हुआ, उस समय के भी अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट देखेंगे और उससे पहले कांग्रेस के समय में उन्हीं के वरिष्ठ नेता के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अपने उद्देश्यों को पूरी करने के लिए होनी चाहिए। वो विषय एड्रेस होने से रह गए थे और इसलिए देश की सरकार वक्फ कानून लेकर के आई। मैंने खुद ने भी पार्लियामेंट की अनेक कमेटियों की अध्यक्षता करी है, जेपीसी की अध्यक्षता करी है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से इस बार ये बिल ना केवल जेपीसी को भेजा, बल्कि जेपीसी ने जो व्यापक कंसल्टेशन किया, वो इस बात को दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार सब विषयों को इसमें समाहित कर रही है। और इसलिए कांग्रेस का जो पहला भ्रम फैलाने का प्रयास है कि वक्फ से मुसलमानों के कोई अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वक्फ मुस्लिम धर्म के हिसाब से चैरिटेबल कार्य करने के लिए एक संकल्प है। इस एक्ट के आने के बाद भी मुस्लिम इंडिविजुअल और ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधि के लिए एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी इस धार्मिक गतिविधि और अपने इस संकल्प को अभिव्यक्त कर सकेंगे। और इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, वक्फ को मैनेज करने का, वक्फ को रेगुलेट करने का मुसलमानों का अधिकार इस संरक्षण के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन जो वक्फ बाय यूजर का विषय है, ऐसे वक्फ जिनका उल्लेख 1923, 1954, 1995 या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा, सर्वे के द्वारा नहीं है, क्योंकि 2013 में जो कांग्रेस इस बिल में कमियां लेके आई थी, उसमें एक बात तो ध्यान में आती है कि अचानक 10 साल में वक्फ की संपत्तियों में 100% का इजाफा, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये संपत्तियों का सही तरीके से निर्धारण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। हमारे संविधान में धारा 26 में राज्य को ये अधिकार है कि वो कोई भी धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन की एक्टिविटी और उसके मैनेजमेंट के लिए कानून बना सके। और इसलिए ये कह देना कि अधिकार ही नहीं है, तो भाई आपने किया था तब क्या था? तब भी तो अमेंडमेंट अधिकार ही था। आपके समय में जो कमेटियों की रिपोर्ट आई, उन लक्ष्यों को तो आपने प्राप्त नहीं किया। और जैसा कि मेरे साथी अभी कह रहे थे कि प्रॉपर मैनेजमेंट और रखरखाव के अभाव में इन संपत्तियों पर एनक्रोचमेंट, इन संपत्तियों का दुरुपयोग
इन संपत्तियों का धार्मिक कार्य के अलावा दुरुपयोग जो हो रहा था उसके मैनेजमेंट का एक सिस्टम आना चाहिए और कोई भी संपत्ति का स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अगर इन संपत्तियों को लंबे समय तक सिविल न्यायालय के रास्ते में अगर उलझाए रखेंगे तो इससे तो संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन नहीं होगा। तो सरकार के द्वारा एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भी की गई और एक सबसे बड़ी बात है जो इवन कांग्रेस के समय की भी कमेटी में कहा गया था कि जी वक्फ की संपत्ति का डिजिटल देखरेख और रिकॉर्ड होना चाहिए। आज अगर वो सरकार करने जा रही है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? और वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम देख रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को मजबूत बना रहा है, ना कि किसी समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब है, क्योंकि मोदी सरकार का ये एक विजन है सबका साथ सबका विकास और सबके लिए ही ये ज़रूरी हो जाता है कि समय समय पर परिवर्तन किया जाए ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। और जहाँ तक बात आती है वक्फ सुधार की, तो इसमें कहा गया है कि उसकी जो संपत्तियां हैं उसमें पारदर्शिता लाई जा सके ताकि पूरी तरह से जो पारदर्शिता है उसके लिए ये कानून बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, ख़ास तौर से किसी भी समुदाय के लिए। और ये भी उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी ये सोचना चाहिए कि उसके विकास के लिए ही ये जो बदलाव किया जा रहा है ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें देख लेते हैं। संभल जामा मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में एएसआई की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी। दरअसल सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को विवादित मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद की प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग छोड़कर विवादित वजू खाने के एएसआई से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिविल रिवीजन सिविल पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल की गई है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर के चमनगंज इलाके में जूते के एक कारखाने में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। इनमें जूता कारोबारी दानिश, उसकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां शामिल हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग में अवैध रूप से जूते का कारखाना चलाया जा रहा था। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। इमारत की सभी 5 मंजिलें आग की चपेट में आ गईं। हादसे को लेकर एडीसीपी सेंट्रल कानपुर ने बताया कि निकाले गए शवों को चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही बिल्डिंग की फिर से तलाशी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ न हो। गया है और निकाल के भेजा गया है और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो। अभी इसको हम दोबारा सर्च कराएंगे। और वहीं कानपुर के एएसपी ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए घटना की जाँच की जा रही है। वर्तमान समय में जो भी आग बुझाई जा चुकी है, जानकारी हुई है। इसमें दानिश, उनकी पत्नी और उनकी 3 बच्ची हैं। कुल मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हुई है, इनको मौत हुई है। अभी जो फायर ब्रिगेड है और जो भी इसमें अन्य हमारे कॉन्सेप्ट टीम आई थी, वो जानकारी करने के बाद ही, जांच के बाद ही जानकारी हो सकी थी किन कारणों से आग लगी। तो सारी बिल जो है आग क्यों लगी हुई है, किन कारणों से लगी है, तो जो भी इसमें एक्सपर्ट टीम बनी थी उसके द्वारा जो जाँच की जाएगी, वो फैक्ट आएंगे, उनकी समीक्षा करके कार्रवाई की जाएगी।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, चमनगंज में जूते के कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी है, बताया जा रहा है कि पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो जल चुकी है। कई शव भी निकाले जा चुके हैं, चिकित्सा के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आग पर काबू पाया जा चुका है और अब इस पूरी घटना पर ये जांच टीम इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये आग लगी क्यों और लगने के बाद इतनी तेजी से फैली क्यों। क्योंकि वहां पर आसपास के लोग वहां पर जो बता रहे हैं कि वहां पर कई धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। ये धमाके क्या थे, अंदर क्या सामान रखा था? माना यह जा रहा है कि सिलेंडर हो सकता है, गैस सिलेंडर हो सकता है, एसी हो सकते हैं, जिनमें ऐसे धमाके हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जांच रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएंगी कि क्या कुछ कारण थे। आखिर ऐसी फैक्ट्री जो 4 मंजिला इमारत में 2 तल पर फैक्ट्री चल रही थी, नीचे ऊपर और ऊपर परिवार रहता था। बिल्कुल वहां की दर्दनाक तस्वीरें हैं। 5 लोगों की मौत होती है इस घटना में और वो जो तस्वीरें आती हैं कि माँ और बेटी एक दूसरे से लिपटे हुए पाए जाते हैं जब उनके शव निकाले जाते हैं, तो बिल्कुल दर्दनाक हादसा है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या उस बिल्डिंग की पर जो कारखाना चल रहा था, फायर विभाग की एनओसी थी कि नहीं थी? वहां पर आग की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम जो मानक तय किए जाते हैं वो यहाँ थे या नहीं थे, इन सब चीजों की जांच की जाएगी। और नहीं थे तो ऐसे इलाकों में क्यों आखिर फैक्ट्री चल रही थी और आगे से क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो तमाम सारे इलाकों में जो भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं वहां पर ऐसी फैक्ट्रियां चलती हैं, तो ऐसी फैक्ट्रियां ना चले, तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए। जब तक फायर विभाग की एनओसी ना मिले ऐसी फैक्ट्रियों के संचालन में बिल्कुल अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगियों का सवाल है। थोड़ी सी चूक और थोड़ी सी लापरवाही के कारण जिंदगियां चली जाती हैं जो अनमोल होती हैं। बिल्कुल विकास, जिस बिल्डिंग में फैक्ट्री चल रही थी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि फैक्ट्री भी अवैध थी, तो क्या फैक्ट्री और घर एक ही बिल्डिंग में थे? क्योंकि इसमें बताया गया कि काफ़ी सारे लोग, जो माँ और बेटी का आपने जिक्र किया कि दोनों ही जल गए हैं और उन्हें चिकित्सा के लिए भेजा गया है, तो क्या एक ही बिल्डिंग में सब कुछ चल रहा था? जी बिल्कुल, ये एक ही बिल्डिंग में चल रहा था। नीचे से 2 तलों पर यह कारखाना चल रहा था और ऊपर के 2 तलों में परिवार रहता था। तो ये जब आग लगी, नीचे की ओर से माना जा रहा है ये आग लगी है और उसके बाद ये आग धीरे धीरे फैलती गई। दमकल विभाग की 20 गाड़ियां वहां पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका और जो अंदर से 500 हैं उनको निकाला जा चुका है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वही कारखाने के ऊपर के तल पर परिवार भी रहता था। बिल्कुल विकास, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 शवों को निकाल लिया गया है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि क्या कुछ और लोग भी इस बिल्डिंग में अभी फंसे हुए हैं? फिलहाल ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, चूंकि वहां पर आग पर पूरी तरीके काबू पाने के बाद अंदर चीजों को देखा गया, जांच की जा रही है वहां पर, और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। 5 लोगों के बाहर निकाले जाने की बात कही गई है, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर कोई अंदर फंसा ना हो, किसी तरफ चला गया हो कोई व्यक्ति, इसके लिए वहां पर फायर विभाग की टीम अंदर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम अंदर पहुंची और अच्छे से उस पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल विकास, आप अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शिक्षा के नाम पर लूट कर रहे स्कूलों पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आरोपित विद्यालय में 1 सप्ताह के अंदर जुर्माना भरकर जिला विद्यालय निरीक्षक को रसीद जमा करने का आदेश दिया है। पूरा मामला जिले के निजी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के नामी ग्रामीण स्कूलों का है। बता दें कि संभल जिले में संचालित सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों में संचालित पाठ्य पुस्तकों की जांच कराई गई। इन स्कूलों में एनसीईआरटी से बाहर की प्राइवेट पब्लिशर की महंगी किताबें अपने खास बुक सेलरों से खरीदवाने या स्कूलों की ओर से बेचने और महंगी फीस वसूलने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। डीएम ने शिक्षा विभाग समेत जिला स्तर के अधिकारियों की कमेटी से मामले की जांच कराई, जिसमें जबरदस्ती प्राइवेट पब्लिशर की किताबें स्कूल में चलाने की पुष्टि हुई है। और इसी खबर से संभल से हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन सागर जुड़ गए हैं। नितिन सागर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं संभल में भी, और जो प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें ज़बरदस्ती बच्चों से खरीदवाई जा रही हैं, क्या पूरा आपके पास इसका अपडेट है?
मैं आपको बता दूं कि जो जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैस है, उनके पास पिछले काफी दिनों से अभिभावकों के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी कि यहाँ पर जो स्कूल है वो एनसीईआरटी की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों का प्रयोग स्कूल में कर रहे हैं, जो कि काफी महंगी होती हैं और उनके नाम पर उनसे जो है उनकी जेब पर जो है आर्थिक बोझ डाला जाता है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने जिला स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी गठित की और वहां पर तहसील स्तर के भी कर्मचारी अधिकारी उसमें शामिल रहे। जब उन्होंने स्कूलों को चेक किया तो निजी स्कूलों में 33 विद्यालय ऐसे पाए गए जहां पे एनसीईआरटी की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबों का यूज जो था बच्चे कर रहे थे। जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और सभी स्कूलों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर यह जुर्माना जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा करना होगा। बिल्कुल, संभल प्रशासन की ओर से ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस कदम से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने जो है पिछले 3 सालों का जो निजी स्कूलों का है फीस का भी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, जिसमें जो एक सीए से इन सभी स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा और पिछले 3 सालों का ऑडिट करा के यह जानकारी हासिल की जाएगी कि कितनी फीस इन स्कूलों के द्वारा पढ़ाई गई थी और उस पर क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन सागर और इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। एनडीए के साथ महागठबंधन भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। एनडीए के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के बाद गठबंधन ने विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। 15 जून से एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के शुरू होने की उम्मीद है। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं भी भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई पार्टी नेताओं के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं इंडी गठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक भी लगातार हो रही है। अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, इसमें से 2 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई है। तेजस्वी एनडीए के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग अलग टास्क भी दिया है। बिहार में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी भी कैंपेन कर रहे हैं। ओवैसी की नजर इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी से बदला लेने की है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद राजद ने उनके 4 जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ दिया था। ऐसे में ओवैसी खुलकर बिहार में राजद पर निशाना साध रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण की कुछ सीटों पर है। खबर है कि उनकी पार्टी बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने बसें जलाई, पथराव किया, 3 लोगों की मौत हो गई। कई परिवार इलाके से पलायन कर गए। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। जिले में मुस्लिमों की आबादी करीब 70% है। ये पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। मुर्शिदाबाद से पहले भी हिंसा होती रही है। हिंसक घटना के इतने दिनों के बाद मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां इतनी देरी से इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहां पर हिंसा के सभी चिन्ह मिटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को पहले जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, क्यों नहीं गए? वो
यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा किया, सम्मानित किया, मंदिर उद्घाटन किए, वहाँ गए। लेकिन जहाँ हाहाकार कर रहे थे हिंदू, और एक बार नहीं बार बार मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनका संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है, कभी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और इस बार भी नहीं। और आप इसीलिए इतना देर जा रहे हैं कि वहाँ का सारा जो चिन्ह है, जो भी एविडेंस है, उसको मिटा दिया जाएगा। उनके साथ जो प्रेस वाले जाएंगे उनको उनके सामने कोई एविडेंस नहीं रहेगा, कोई ऐसा चित्र नहीं रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद से ही वहाँ रिपेयरिंग शुरू हो गया था। सरकारी अलग अलग दफ्तर के ऑफिसर जाके सीमेंट बालू लेके मंदिर को रिपेयरिंग करना, घर को रिपेयरिंग करना, यही करना शुरू किया था कि लोगों को पता ना चले कुछ ऐसा घटना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में भाजपा के संगठन से जुड़ी विषयों पर समीक्षा की गई और साथ ही विचार विमर्श किया गया। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरना ने बताया कि शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार मीना ने शिकायत दी गई थी कि विधायक पटेल बार बार विधानसभा में अवैध खनन से संबंधित प्रश्न लगाकर उन पर दबाव बना रहे हैं और रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरोज धायल पुलिस निरीक्षक द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। वहीं ACB की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। वहीं इस मामले में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम जांच की जाएगी। और बता दें कि विधायक पटेल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए 2.5 करोड़ की मांग की थी, जिसके बाद 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वो गिरफ्तार किए गए। बागीदौरा बांसवाड़ा के हैं, उनको ACB टीम ने 20 लाख रुपये लेते हुए ट्रैप किया है। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं हैं, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में MLA साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया MLA साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। इस सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और MLA साहब के बीच में। दिल्ली में NDMC ने आज मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्राचीन हनुमान मंदिर पर श्रमदान के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि NDMC की पूरी टीम प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत के विजन और मिशन के साथ काम कर रही है। वियतनाम के हो ची मिन सिटी में वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय को इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया गया है। संयुक्त राष्ट्र वेसाक 2025 समारोह के लिए यहां विशेष आयोजन किया जा रहा है। यहां भारतीय कला और संस्कृति की भी अनूठी छाप देखने को मिल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है विश्वविद्यालय के चारों तरफ लगाई गई भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पेंटिंग्स। किस तरह की है ये चित्र प्रदर्शनी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशान ने। भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में और ज़्यादा जानना और समझना हो तो इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की चारों तरफ दीवारों पर इस तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित कर रही हैं। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ज्ञान को प्राप्त किया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन सन्यासी के रूप में व्यतीत किया, वो तमाम जानकारियाँ इन पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन पेंटिंग के अंदर ये केवल विदेशी पेंटिंग नहीं है, बल्कि भारतीय कलाकृतियाँ, भारतीय संस्कृति की छाप इन पेंटिंग के अंदर साफ देखी जा सकती है। इस पेंटिंग के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार तपस्या की थी। और आप देख सकते हैं ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर किस तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवान बुद्ध। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे रानी खेमा को सुंदरता के प्रति प्रेम के कारण हीनता का एहसास होने लगा। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कारण वह प्रबुद्ध हो गईं और समुदाय में सबसे बुद्धिमान भिक्षुणी बन गईं। यहाँ बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार का धर्म परिवर्तन करने के लिए राजगृह शहर में
प्रवेश किया। इस पेंटिंग में बताया गया है कि किस तरह से एक महिला अपने पूरे परिवार को खो चुकी होती है एक प्राकृतिक आपदा के अंदर और पूरी तरह से पागल हो जाती है, लेकिन सौभाग्यशाली ये रही क्योंकि वो भगवान बुद्ध से मिलती है और भगवान बुद्ध उसे ज्ञान देते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, वियतनाम। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 98वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए इटली के मिलान पहुंच गई हैं। इटली में भारत के राजदूत वानी राव ने एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। 7 मई तक चलने वाली इस बैठक में वे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक में एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल, एडीपी सदस्यों के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग लेंगे। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री इटली, जापान और भूटान के वित्त मंत्रियों के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इसके अलावा वे वैश्विक थिंक टैंक, व्यापार जगत के नेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मिलेंगी। यात्रा के दौरान वे भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी और बोकोनी विश्वविद्यालय में आर्थिक और जलवायु लचीलेपन में संतुलन विषय पर एक पूर्ण सत्र को भी संबोधित करेंगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकेन ने फ्लैंडर्स क्षेत्र के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास डिपेंडेले के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार में भारत बेल्जियम साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों पक्षों ने पारस्परिक समृद्धि और मजबूत आर्थिक सहयोग के साझा दृष्टिकोण को भी दोहराया। साथ ही बैठक में यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा की गई। वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में मॉयल ने अप्रैल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। इस्पात मंत्रालय ने जानकारी दी कि कंपनी ने अप्रैल में रिकॉर्ड 1.62 लाख टन मैग्नीज आइसक का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.5% अधिक है। इसके अलावा खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल में 11,453 मीटर की ड्रिलिंग की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 58% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। मॉयल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने कहा कि अप्रैल में मॉयल का प्रदर्शन आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत देता है। संगठन निरंतर विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व करेगा। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में अपनी परिवर्तनकारी स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने जानकारी दी कि वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भूमि शासन प्रणाली पर 2 प्रमुख सत्रों में अपनी योजना पेश करेगा। सम्मेलन में भूमि स्वामित्व में सुधारों को बढ़ाने, भू-स्थानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीतियों और नए शोध पर भी चर्चा होगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। आज वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, गतका, मलखंभ, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ का दल बिहार पहुंचा है। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगी। जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुशील ओझा। आइए उनसे बात करते हैं। सुशील, जिस तरह से हम जानते हैं कि इस बार पहली बार बिहार में इन गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास बात यह है जो कि आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार बिहार के जो लोग हैं वहाँ उनके अंदर कितना उत्साह आपको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल रेशमा, पहली बार बिहार की धरती पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना बिहार के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। जिस तरह से बिहार में हमने देखा कि पिछले कई मौक़ों पर हमने देखा कि बिहार के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार का नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी बात है, बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य में चाहे किसी भी जो है जगह पर अगर खेलों का आयोजन होता है, खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, तो सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, वहां की आम जनता को भी इसका फायदा होता है। स्पोर्ट्स से जुड़े हर चीज़ों जो है लोग हर क्षेत्र में काम होता है, चाहे उससे जुड़े डॉक्टर्स हों, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, कोच हो या अन्य तरह की ज़रूरतें हो, हर चीज़ आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये खेलों के दृष्टि से तो अहम है ही, बाकी एक प्रगति की राह पर भी बिहार को ले जाने के लिए बेहद अहम है। वहीं बात करें अगर बिहार के खिलाड़ियों की, चाहे बिहार में आए देश भर से जो खिलाड़ी बिहार पहुंचे हैं, एक गजब का उत्साह है यहाँ आकर के। लगभग 8,500 खिलाड़ी जो है बिहार के 5 स्थानों पर मौजूद हैं और दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। यहाँ पर पूरे देश भर से खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी को यही उम्मीद है कि ये युवा खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं खेलो इंडिया का मंच उन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि जीत कर जाएं, एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। बिल्कुल सुशील, भारत में अगर खेलों की बात की जाए तो खेल एक तरह से कल्चर के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में अगर हम इसी प्लेटफॉर्म की बात करें तो खेलो इंडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल रेशमा, अगर बात करें खेलो इंडिया के मंच की, तो ये मंच जो है जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने का काम करता है। छोटे स्तर से जो भारत सरकार की मुहिम है खिलाड़ियों को सर्च करने की और उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर तैयार करने की, तो गांव-गांव में खिलाड़ियों को ढूंढा जाता है, खिलाड़ियों को जो है एक प्रैक्टिस करा के उनको जो है इस मंच पर लाया जाता है, जहां पर खिलाड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त करते हैं। देश भर से यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं और ये मंच कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के लिए इसलिए भी अहम है कि इस गेम्स का आयोजन ओलंपिक के तौर पर किया जाता है। इसमें ओलंपिक में शामिल जो खेल हैं उन खेलों का जो है प्रदर्शन किया जाता है, उसी स्तर की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और एक बात खास ये भी है कि इस मंच पर जहां बड़े खेलों को स्थान मिला है, वहीं भारतीय खेल जैसे कबड्डी है, खो खो है, गतका, कलाई पैटू है, योगासन है, इन खेलों को भी जो है का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये खेल भी इस आयोजन में शामिल हैं, जहां पर इन खेलों को लेकर के जहां खिलाड़ियों में उत्साह है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है वो खिलाड़ियों को एक नई पहचान दे रहा है। भारत के जो खिलाड़ी हैं अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के कैंपटी क्षेत्र में रविवार शाम भारी बारिश के कारण कैंपटी फॉल झरना अचानक उफान पर आ गया और पानी के साथ मलबा भी झरने में आने लगा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही पर्यटकों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया था। हालांकि बारिश के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रशासन के मुताबिक देर रात तक कैंपटी फॉल का पानी सामान्य हो गया था। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने का भी अनुमान है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम खराब रहेगा। आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार जैसे जगहों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। संक्रमण सेहत के लिए खतरा है और काफी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अक्सर इसका कारण होता है साफ सफाई का ध्यान न रखना। आज विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। संक्रमण से बचाव में हाथों की स्वच्छता का विशेष महत्व है। एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि हैंड हाइजीन मेंटेन रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसका उद्देश्य है सभी को हाथों की स्वच्छता के महत्व के विषय में जागरूक करना। हाथों की स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व रखती है। यदि हम रोगों से बचाव करना चाहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हैंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। WHO के हिसाब से भी टॉप 10 चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं, उसमें एक अगर वैक्सीन है तो एक हैंड हाइजीन है। इसीलिए हैंड हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में। हम दिन भर में कई चीज़ों को छूते हैं, दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन, भोजन और कई तरह की चीज़ें, और इन्हें छूकर हम यदि अपने हाथों को नहीं धोते तो इन पर लगे कीटाणु हमारे हाथों में जमा हो जाते हैं, और उसके बाद जब हम अपने चेहरे, नाक या मुंह पर हाथ लगाते हैं तो यही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रमण और बीमारियों के फैलने का कारण बनते हैं। हाथ साफ रखना कीटाणुओं के फैलाव को रोकने और बीमारी से बचाव में सहायक सबसे प्रभावशाली विकल्पों में से एक है। संक्रमण से बचाव की पहली और सबसे कारगर ढाल है हाथों की सफाई। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों। उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज़ भी कवर हों। रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी जिंदगियाँ में बहुत सुधार ला सकते हैं। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पे कि हम सबको ये बात फैलाएं कि हैंड हाइजीन बहुत अनिवार्य है और हम सबको अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली रूटीन में भी हैंड हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। अपने हाथों की साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को होती है। हाथों की सही स्वच्छता आपके लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकती है। स्वस्थ हाथ, सुरक्षित जीवन। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।